नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी एमपी का मैदान और दिग्गजों को कमान। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने दिग्गजों की फौज मैदान में उतार दी है। प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। इनमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री समेत पीएम मोदी का नाम शामिल है। इस लिस्ट में क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही जाति समीकरण का तालमेल भी बिठाया गया है। लेकिन इस सूची में कई बड़े नेताओं को जगह नहीं मिली है। इनमें से एक बड़ा नाम उमा भारती का भी है, जबकि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सुरेश पचौरी स्टार प्रचारक बन गए हैं, जिस पर अब कांग्रेस तंज कस रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब बीजेपी की स्थिति प्रदेश में मजबूत है, उसके कब्जे में 28 सीटें हैं, तो फिर दिग्गजों की फौज उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है और कांग्रेस इन दिग्गजों के सामने किन नेताओं को उतारेगी? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। एमपी के मैदान में दिग्गजों को जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री मोदी 7 केंद्रीय मंत्री समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। बीजेपी ने एमपी के मैदान में दिग्गजों की फौज उतार दी है। इस लिस्ट में क्षेत्रीय समीकरण के साथ जातीय समीकरणों को भी साधा गया है। लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश में जब बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है, 29 में से 28 सीटों पर पहले से ही उसका कब्जा है, विधानसभा चुनाव में भी उसे 166 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत है, तो फिर इतने दिग्गजों को उतारने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, इसे भी समझेंगे। लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती को जगह नहीं मिली, जबकि 2 हफ्ते पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सुरेश पचौरी को स्टार प्रचारक बना दिया गया। अब इस पर बीजेपी का क्या तर्क है, वो जान लीजिए। तो जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से प्रेरित होकर, सरकार के कामों से प्रभावित होकर और मोदी जी की गारंटी और हमारी सरकार की दूरगामी नीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ वैचारिक रूप से जुड़ गए, वो जुड़ने के बाद में फिर हमारे कार्यकर्ता हो जाते हैं और उन कार्यकर्ताओं के लिए काम देना हमारा काम हो रहता है। निश्चित तौर पर उमा भारती जी हमारी बड़ी नेता है, हमारी राष्ट्रीय नेता है। राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी कई सारी भूमिकाएं हैं, वो अपनी भूमिका में हैं। पचौरी जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे विचार से प्रभावित होकर जुड़े हैं, उनकी अपनी भूमिका है। इधर बीजेपी ने 40 नाम वाली स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, तो कांग्रेस अभी उम्मीदवारों के चयन में ही उलझी हुई है। बीजेपी चुटकी ले रही है कि उन्हें उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। ऐसे में कांग्रेस कब तक अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करेगी, ये तो वो ही जाने। लेकिन उमा भारती को जगह नहीं देने पर वो बीजेपी पर तंज कस रही है। साथ ही सुरेश पचौरी को स्टार प्रचारक बनाने पर भी निशाना साध रही है। इतनी शर्म तो भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए कि 2003 में आदरणीय उमा भारती जी के कंधे पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और उस साकेत में आज तक विचरण कर रही है। उन्हें प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में भी सूची में शामिल नहीं किया गया। यानी भाजपा का पूरा चरित्र है यूज एंड थ्रो। कांग्रेस भले ही आरोपों के पुल बांधे, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने को लेकर बेहद गंभीर है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 400 पार का जो टारगेट रखा है, उसमें प्रदेश की 29 सीटों का अहम योगदान होगा। इसलिए बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों में अपनी पकड़ को लूज नहीं करना चाहती और यही वजह है कि मध्य प्रदेश पर बीजेपी केंद्रीय आला कमान का फोकस है। खैर, बीजेपी ने केंद्र और प्रदेश सरकार के कई मंत्री और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को प्रचार का जिम्मा सौंप दिया है। अब इन दिग्गजों के आगे कांग्रेस कब तक और किन नेताओं को उतारेगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और वैसे तो हर चुनाव पहले हम देखते हैं कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट जितने भी राजनीतिक दल मैदान में होते हैं वो कमोबेश जारी कर ही देते हैं।
लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी तो पूरा उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए हैं, पहले दौर के लिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन भी था, और अब स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने घोषित कर दी है। कुछ नाम चौंकाने वाले हैं जिनको शामिल किया गया, और कुछ ऐसे नाम भी चौंका रहे हैं जिनको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से उमा भारती की चिंता कर रही है और सुरेश पचौरी पर तंज कस रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि सुरेश पचौरी को तो कोई पूछेगा नहीं, डंपिंग यार्ड में डाल दिए जाएंगे, वो अचानक से स्टार प्रचारक बन जाते हैं। देखिए, मोटे तौर पर स्टार प्रचारक की सूची कांग्रेस की भी आएगी, और कौन पार्टी क्या सोच करके अपनी अपनी सूची है बनाती है, ये उनका आकलन होता है। लेकिन फिर भी अगर हम सुरेश पचौरी जी को देखें तो ये बात सही है कि सुरेश पचौरी जी एक लो प्रोफाइल में चलने वाले नेता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जमीन पर बहुत पकड़ रही है। उन्होंने निचले स्तर पर जो कैडर तैयार किया था, विशेषकर युवक कांग्रेस में जो और छात्र संगठन में जो कैडर तैयार किया था, कहीं ना कहीं उसका लाभ कांग्रेस को बहुत ज्यादा मिला। तो भाजपा ने अब उनको स्टार प्रचारक बना करके, मुझे जो लग रहा है, वो ऐसी जगहों पर भेजेंगे जहां पर उनके पुराने समर्थक अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली हैं, वो कहीं ना कहीं वहां भेजेंगे ताकि कांग्रेस की आक्रामकता उन क्षेत्रों में कम हो। तो बिल्कुल, सुरेश उनके दौरे पचौरी तय भी कर दिए पार्टी ने, अभी वो होशंगाबाद जी। जाएंगे, विदिशा जाएंगे। हाँ, तो निश्चित रूप से तो वहां कहीं ना कहीं ये उनकी टीम रही है, होशंगाबाद में भी टीम रही है, विदिशा में भी टीम रही है। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी उसमें स्थिति है, इसलिए उनको बनाया। अब दूसरा उमा भारती का जो नाम आता है, स्वाभाविक रूप से अभी उमा भारती को मुझे जो लग रहा है कि खाली नहीं छोड़ा जाएगा, उमा भारती को कुछ ना कुछ काम तो दिया ही जाएगा। हालांकि इस सूची में उनका नाम होता तो कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं थी और खबर भी नहीं बनती, लेकिन उनको कुछ ना कुछ नाम मिलेगा। हालांकि पिछले दिनों वो कुछ बीमार भी रही हैं, अस्वस्थ भी रही हैं। चुनाव लड़ने का उन्होंने खुद ही मना किया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तो वो उन्होंने खुद ही मना किया था। विधानसभा में भी मना किया था कि मैं नहीं लड़ूंगी, और यहाँ भी कहा था मैं नहीं लड़ूंगी। तो लेकिन उनकी जो भूमिका मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ और भूमिका उनकी तय होगी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिलाकर के तय हो रहा है। तो चुनाव की तैयारी में जैसा कि आपने भी कहा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अभी एक कदम आगे चल रही है। उम्मीदवार कांग्रेस की सूची ना करने का एक कारण यह भी हो रहा है कि कई बड़े आश्चर्यजनक चेहरे वो जो है पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। और तो कहीं ऐसा ना हो, एक बार कांग्रेस को एक अनुभव हो चुका है कि उन्होंने एक उम्मीदवार घोषित किया भिंड में और वो बाद में भाजपा में चले गए। डॉक्टर तो भागीरथ मुझे जो प्रसाद जी। जी हाँ, तो वो मुझे जो लग रहा है कि ये सब देख करके वो घोषित कर रहे हैं। भाजपा इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। 2004 के लोकसभा चुनाव में, चूंकि मैंने भगवान जी कृपा से रिपोर्टिंग की थी, जी। भाजपा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थी। उनको लग रहा था कि हम तो जीत ही रहे हैं, और वो फिर हार गए थे। इसी तरीके से 2018 में भी बहुत विधानसभा चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस में थी। इसीलिए इस बार भाजपा हाई अलर्ट में चल रही है, किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं ले रही है। आप नारों में देख लीजिए, तैयारी में देख लीजिए, उम्मीदवार देश भर के उनको देख लीजिए, तो वो कुल मिलाकर के तैयारी के साथ वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं। जी प्रभु जी, स्टार प्रचारक उनका अपना एक पहचान, आइडेंटिटी होती है, कह सकते हैं कि वोट जुटाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इस लिस्ट को आप कैसे देखते हैं कि वाकई में, एक तो अगर कांग्रेस की तैयारियों की नज़र से देखें तो लीड ले लिए, और जो उमा भारती का हम जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा था पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनको बनाया गया था, लेकिन ज़्यादातर समय बहुत सारे प्रत्याशियों ने उनको बुलाया ही नहीं था, और कई बार स्थिति ऐसी बनी कि वो जा नहीं पाई थी। और अब सुरेश पचौरी, एक मैसेज भी है कांग्रेस के कैडर को कि जो आना चाहें, तो ऐसा नहीं है कि वो सबको कोई काम नहीं मिलेगा, अगर वो कैपेबल हैं तो उनको काम भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा। देखिए मनोज जी, जैसा रमेश शर्मा जी ने बताया कि बड़ा अनुभव है रमेश शर्मा जी का, कि जो पुरानी स्थिति थी उसको देखते हुए बीजेपी इस बार हाई अलर्ट मोड पर है। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो उन्होंने इस बार ऐसा टारगेट सेट किया है जिसको अचीव करने को लेकर बड़े सबकी आंखें खुली खुली सी स्थिति है कि क्या वाकई बीजेपी उस टारगेट को अचीव कर सकती है कि अपने दम पर 370 सीटें जीत जाए और गठबंधन के साथ 400 से ज़्यादा सीटें जीत जाए। तो वो स्थिति को देखते हुए बीजेपी को जहां उनका दखल है, खासकर हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में जहां उनको ज़्यादा वोट मिलते हैं, वहां वो एक भी सीट लूज नहीं करना चाहती है। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वो पिछले बार 28 सीटें जीती थी, इस बार 29 के 29 जीतना चाह रहे हैं। और अब देखिए 29 जीतने के लिए वो क्या कर रहे हैं, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कमलनाथ के जो आसपास के जितने भी सिपह सालार हैं, उनकी कोटरी के सदस्य रहे, वो ये इनके प्रकार बीजेपी अपने में उनको लेकर आ रही, शामिल कर रही है। दीपक सक्सेना जैसा व्यक्ति जिनका बेटा बीजेपी में आ चुका है, दीपक सक्सेना को बीजेपी में केवल इसलिए लाना चाह रहे थे वो कि उनके आने से कमलनाथ कमजोर होते हैं।
हालांकि पूरा काम तो उनके बेटे संभालते हैं, राजनीतिक काम भी और बाकी काम भी उनके। लेकिन दीपक सक्सेना बीजेपी में नहीं आए, कांग्रेस छोड़ने के बाद हिचक गए, तो उनको लेने के लिए बीजेपी के तमाम नेता, प्रदेश नेतृत्व छिंदवाड़ा उनके घर तक पहुंच गया और दीपक सक्सेना से मिलकर उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। तो ये बीजेपी की वो रणनीति है कि वो कहीं पर भी कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती, कोई कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती। और ये स्टार प्रचार को यदि हम देखते हैं तो उसकी ये भी शायद उसी कड़ी में है कि आपने प्रधानमंत्री सहित 10 केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री आपने मध्य प्रदेश में लगा दिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलाकर यदि बाहर के को देखते हैं तो 6 राज्यों के उप मुख्यमंत्री लगा दिए आपने, मंत्री लगा दिए आपने चुनाव प्रचार में। इवन यहाँ तक कि मतलब सुरेश पचौरी जी जो अभी 14 दिन उनको हुए मुश्किल बीजेपी में आए हुए, उनको आपने स्टार प्रचारकों में शामिल कर लिया। तो एक तरीके तो आप ये संदेश देने की बात अपनी जगह है, लेकिन सुरेश पचौरी चूंकि ब्राह्मण नेता होने के नाते उनका जो उपयोग है और जो कांग्रेस में जो ऐसा कि रमेश शर्मा जी बता रहे थे निचले स्तर पर उनका काम बहुत अच्छा रहा है पुराना, तो पुराने संपर्कों को जीवित करके वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं जी। तो इसलिए बीजेपी का ये पूरा का पूरा यहाँ पर खेल है। लेकिन ये जो बीजेपी की जो पूरी तैयारी है, जिस तरीके से जो तमाम नेताओं को बीजेपी अपने में शामिल कर रही है, तो इसमें डर बहुत बड़ा कारण है। बीजेपी यहाँ पर एक भी सीट लूज करने का जो है डर उसको खाया जा रहा है कि एक भी कम हो गई तो प्रदेश नेतृत्व की तो जो स्थिति है, छवि खराब होगी केंद्र की नज़र में, बीजेपी को भी बड़ा नुकसान होगा देश स्तर पर। इसलिए वो हिंदी पट्टी में कोई सीट खोना नहीं चाहती, इसलिए ये तमाम कवायदें चल रही हैं। ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कि हिंदी पट्टी की बात कर लें कि भजन लाल शर्मा हो चाहे नारायण, तमाम सारे जो नेता हैं वो आ रहे हैं, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा भी यहाँ आ रहे हैं। कांग्रेस के सामने संकट ये है कि 6 राज्यों में तो उनकी सरकार भी नहीं है, लेकिन अगर वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बुलाते हैं या उप मुख्यमंत्री को DK शिवकुमार सिद्धारमैया को बुलाते हैं, या वो तेलंगाना के जो हाल में मुख्यमंत्री बने हैं या हिमाचल के, तो वो क्या बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में वोट दिला पाएंगे? शायद नहीं। जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने देखा विधानसभा में काफ़ी उन्होंने प्रचार किया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और कई सारे जो स्टार प्रचारक बनाए गए थे उनमें से कई सारे ऐसे भी थे 10 से 12 लोग 40 में से जो मध्य प्रदेश दौरे भी नहीं आए थे लोकसभा के दौरान। देखिए मनोज जी, स्टार प्रचारक बनाने के बाद हमने देखा था कांग्रेस की पिछली सूची का जो आपने जिक्र किया है कि तमाम नेता नहीं आए, बाहर के तो छोड़िए आप, मध्य प्रदेश के जिन स्टार प्रचारक बना थे उन नेताओं को भी दूसरी जगह सभा करने के लिए स्टार प्रचारक बना दिए जाते हैं। लेकिन आमतौर पर जो प्रत्याशी होते हैं और पार्टी तय करती है कहाँ किसकी उपयोगिता है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, या वो इतना फॉरवर्ड नेता हो योगी जैसा, या असम के मुख्यमंत्री की जो आपने जिक्र किया है, ये इतने लोकप्रिय हैं कि इनकी वजह से वोट प्रभावित होता है, वोटर प्रभावित होता है और वो पार्टी के पक्ष में मतदान करता है। इस कारण डिमांड आती है, हर जो उम्मीदवार होता है उसको लगता है कि मेरे क्षेत्र में योगी जी की सभा हो जाएगी, वहाँ किस तरह का मतदाता रहता है, उसकी रुचि किस में है, लोकप्रियता किसकी है, तो वो उस आधार पर बुलाते हैं। यही हाल है, इस वजह से स्टार प्रचारक तो बन जाते हैं। लेकिन चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो मनोज जी, स्टार प्रचारक तो मोदी जी हैं, वो जहाँ जाएंगे वही मोदी जी के नाम पर वोट पड़ना है। स्टार प्रचारक कई नाम इसलिए भी सूची में डाल दिए जाते हैं कि संतुष्ट करना है उनको, उपयोगिता है या नहीं है। इस कारण भी कांग्रेस को एक तो स्टार प्रचारक है नहीं उसके पास, दूसरा उनको पूरी लिस्ट तो बनाना ही है। तो मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारकों कुछ को शामिल कर लेते हैं, वो दूसरे राज्यों के कर लेते हैं। कुछ स्टार प्रचारक होते हैं और कुछ सिर्फ सूची में जगह बना रखते हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक वो आए या नहीं आए। मैं बीजेपी की भी ऐसी सूची में, मुझे नहीं लगता कि जो सूची में तमाम नाम हैं सारे के सारे मध्य प्रदेश में आके स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। जिनकी ज़रूरत होगी उनकी होगी, जो क्षेत्रीय नेता हैं या जो स्थानीय नेता हैं, जैसे सुरेश पचौरी की उपयुक्तता उनको लगती है कहाँ पर है, तो उन्होंने बाकायदा पार्टी ने रणनीति बना लिए। इसके बाद मोदी जी की सभा कहाँ होगी, अमित शाह की सभा कहाँ होगी, गडकरी की कहाँ होगी, योगी आदित्यनाथ की सभा कहाँ कहाँ होगी, ये पार्टी वहाँ के वोटर के मन को टटोलने के बाद तय करती है कि यदि भोपाल में यदि सभा करानी है, तो यदि ध्रुवीकरण करना है तो आप देखिए योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे मंदसौर हो चाहे धार हो, वहाँ पे अलग नेताओं को भेजा जाता है। वो दूसरे क्षेत्रों में यदि हम उमा भारती का जिक्र करें या प्रहलाद पटेल का जिक्र करें, लिस्ट बनाई जाती कि इसलिए जातीय समीकरण साधने के लिए उस हिसाब से यदि मोहन यादव को भेजेंगे तो अब देखते हैं कि खुद स्टार प्रचारक भले ही ना हो ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन उनके क्षेत्र में मोहन यादव की उपयोगिता दिखती है, किस तरह से वहाँ यादव वोट बैंक है, तो इस आधार पर भेजा जाता है स्टार प्रचारकों को। लेकिन कांग्रेस इस मामले में थोड़ी कमजोर दिख रही है, क्योंकि उसके स्टार प्रचारक है नहीं। जो अच्छे वक्ता थे एक एक करके पार्टी छोड़ के चले गए। मध्य प्रदेश में तो अब स्टार प्रचारक ढूंढे से नहीं मिलेगा उनको। कमलनाथ स्टार प्रचारक बन नहीं पाए हैं, मतलब वैसे प्रदेश में उनकी लोकप्रियता नहीं है कि वो क्षेत्र के
अपने क्षेत्र के अलावा कहीं पर भी वोटर को प्रभावित कर सकें। जीतू पटवारी क्या वो काबिलियत रखते हैं? निश्चित तौर पर नहीं, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में जरूर जगह बना लेंगे, चाहे वो अरुण यादव हों, चाहे जीतू पटवारी हों, चाहे आप कमलनाथ हों। यदि ये पार्टी में हैं, बड़े नेता हैं, इस आधार पर बन जाएंगे, लेकिन इनकी उपयोगिता कितनी होगी ये अलग बात है। तो इसीलिए कांग्रेस में जो स्टार प्रचारकों की सूची होगी मनोज जी, वो अलग होगी, क्योंकि स्टार प्रचारक मेरे हिसाब से अब कोई बचा नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा आपको दिखता नहीं है। खड़गे कोई यहाँ उपयोगिता नहीं है। बाकी के जो नेता हैं, उनके तमाम नेता, वो हिंदी बेल्ट में कोई असरदार नहीं होते। चाहे DK शिव कुमार की हमने बात कर ली, यदि वो यहाँ आएंगे तो हो सकता है कि बीजेपी ये मुद्दा उछाल दे कि आप तो मंदिरों पर टैक्स लगा रहे हो, किस तरह से आपने वो किया था। तो ये जो कुछ नेता हैं वो नुकसानदायक हो जाते हैं। तो स्टार प्रचारकों की सूची में हो सकते हैं शामिल, लेकिन आएंगे या नहीं आएंगे ये अलग बात है। बिल्कुल। तो शर्मा जी, एक और चीज़ हम देखते हैं बीजेपी के नज़रिए से, हम देखें कि हम देखते हैं कि गोपाल भार्गव इतने सीनियर नेता हैं, मंत्री नहीं बनाया जाता लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में। नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार जाते हैं लेकिन स्टार प्रचारक की सूची में। कई सारे राज्यों में उनका उपयोग हो रहा है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस में देखते हैं कि अरुण यादव हो या हाल में छोड़ कर गए सुरेश पचौरी हो, उनको पार्टी के अंदर उतना मान सम्मान नहीं मिलता है। कई बार उनको स्टार प्रचारक में रखा गया लेकिन पार्टी उनको भेजने से परहेज करती है, संसाधन नहीं मिलते हैं, बुलाया नहीं जाता है, या कह दें जो ब्रजेश भी कह रहे हैं कि एक सूची में फॉर्मेलिटी के तौर पर शामिल कर लिया जाता है। तो ये जो बड़ा अंतर है, इसको कांग्रेस कैसे पाटेगी? देखिए, निश्चित रूप से ये बात ब्रजेश जी ने बिल्कुल सही कहा। कई नाम तो केवल शोभा की सुपारी होते हैं और डाल दिया जाता है और उनके कार्यक्रम कभी नहीं बनते। ये हर चुनाव में होता है और हर पार्टी में होता है। ये लोगों को मान देने की दृष्टि से होता है। कांग्रेस में और भाजपा में एक बड़ा अंतर है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक मास बेस्ड पार्टी है और इसलिए लीडर बेस्ड पार्टी है। तो लीडर न केवल केंद्रीय स्तर का लीडर, प्रदेश स्तर का, बल्कि क्षेत्रीय स्तर के भी लीडर होते हैं। तो जब व्यक्ति प्रभावी होता है तो वह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टकराहट होना बहुत स्वाभाविक है। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्तियों की बातों को, चेहरों को नजरअंदाज करके नीचे से जो कैडर से जो बात आती है उस आधार पर फिर वो निर्णय करते हैं, समन्वय कर लेते हैं दोनों का। व्यक्ति से जो बात आई है वो और कैडर से जो बात आई है, दोनों का समन्वय करके सूची बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर के, और इस समय अगर आप देखेंगे, वो जो नेता बात कर रहे होते हैं, जिनकी हम बाइट लेते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वो केवल 100 पीस होते हैं। दोनों पार्टियों में रणनीति बनाने वाले लोग होते हैं। वो नेता क्या बोलेंगे, प्रवक्ता क्या बोलेगा, ये भी लाइन तय आजकल होने लगी है। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा का ये जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, वो चाहे आधुनिक तकनीक वाला हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला हो, या बौद्धिक स्तर वाला हो, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तुलना में थोड़ा मुझे प्रभावी दिखता है। तो वो जो नीति बनाते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, अगर नेता उस नीति और रणनीति पर काम करें तो कहीं ना कहीं फिर भाजपा को नुकसान उसमें कम होता है। नुकसान वहीं होता है जहां ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जैसे इस बार मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि उनका संगठन और उनका जो थिंक टैंक है वो पर्याप्त रणनीति बना रहा है, लेकिन उसको जो क्रियान्वयन करने वाले जो लोग हैं, जो लाइन है, वो बहुत ज्यादा मीडिया के और दिखावटी और सजावटी और औपचारिकता में ज्यादा है। वो जो एक जमाना हुआ करता था कि भाजपा का नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल जमीन के स्तर पर जाता था, वो घर जाकर के बैठ करके मूंगफली चने खा के लौटता था, वो परंपरा थोड़ी कम हो गई है। तो मैं समझता हूं इसको अगर पार्टी ने कंट्रोल कर लिया, इसको अगर फिर से लगा दिया उन लोगों को काम में, तो वो मुझे फिर कोई आश्चर्य नहीं है कि वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके लिए निचले स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। जी, तो शर्मा जी जो कह रहे हैं प्रभु जी की निचले स्तर पर काम करने की, लेकिन हमने देखा कि 5 राज्यों के चुनाव में पार्टी मोदी या कमल के निशान पर चुनाव लड़ लेती है। मध्य प्रदेश में 28 सीट आपके पास है, विधानसभा बम्पर आपको जीत मिली है। फिर इतने स्टार प्रचारों की आपको लग रहा है जरूरत है, या केवल 40 नाम आपको चाहिए था, आपने फॉर्मेलिटी कर दी? क्योंकि आगे पीछे जब मोदी की सभा होगी तो सब पूरे प्रत्याशियों को पता है कि वो सारे उनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जो अपने दम पर शायद इतने वोट ना जुटा पाएँ और मोदी के भरोसे में चुनावी वेतरणी पार कर लेंगे। बिल्कुल, बीजेपी के सबसे बड़े यदि प्रचारक हैं, जो यदि 40 यदि किसी एक में समाहित हैं, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का जो चुनाव कार्यक्रम बना है चुनाव आयोग ने, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के जो चारों क्षेत्र में चुनाव के यदि हम बांट के देखें तो ऐसी लंबी लंबी पट्टियों में जो चुनाव कार्यक्रम है कि पहले चरण के आसपास की सीटों पर चुनाव होंगे, दूसरे चरण में आसपास की सीटों में चुनाव होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर मोदी जी जब एक दिन आएंगे तो 3-4 सभाएं करके वो एक माहौल बनाकर चले जाएंगे। 3-4 राज्यों में 3-4 राज्यों में इस तरीके से बना जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो है प्रधानमंत्री उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। बाकी के स्टार प्रचारकों को तो यूं ही कि आप पार्टी में हैं तो आपको भेज दीजिए, कहीं कोई क्षेत्रीय जातिगत
समीकरण साधना है तो वहाँ पर आप देखिए सूची में नाम जो देखिए प्रदेश से यदि हम कहें तो निर्मला भूरिया भी हैं ट्राइबल को लेकर, वो गौरी शंकर बिसेन भी हैं जो पवार वोट संभालते हैं, चुनाव हार गए लेकिन हाँ लेकिन उनको जो है टिकट नहीं मिला, लेकिन उनको यहाँ पर रखा गया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने जो समीकरण बनाया है कि वो हर वर्ग को साधने के लिए उस वर्ग के किसी न किसी नेता को स्टार प्रचारक की सूची में लगाए, सब जगह जाएंगे जरूरी नहीं है, उनको किसी खास पॉकेट में भी लगाया जा सकता है, उनको वहाँ पर तैनात किया जा सकता है। लेकिन जो रमेश शर्मा जी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए एक जायज़ है। बीजेपी जो एआई जैसा हो गया, कंप्यूटर की तरह हो गया है, बीजेपी का मशीनीकरण हो गया है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, यूपी के मन में मोदी है, देश के मन में मोदी है, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता घर घर जाते थे वोट मांगने के लिए, बीजेपी के पक्ष में बातें करते थे, माइंडसेट बनाते थे, उन सबको घर बैठा दिया गया है। अब वो त्रिदेव बूथ के हैं, उनको जिम्मेदारी केवल इतनी है कि आप जो है अपने मोहल्ले के फलाने फलाने जो आपको पेज प्रभारी है तो अपने पेज के लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाएं, वोट डलवा कर आएं, इससे ज़्यादा आपको कोई काम नहीं करना है। पूरा का पूरा काम प्राइवेट एजेंसियों के हाथ में है, चुनाव मैनेजमेंट का काम वो एजेंसियाँ चुनाव लड़ाती हैं। और ये एक सफल प्रयोग है जो 2014 में नरेंद्र मोदी ने किया था। 3D सभाएं आपको याद होगी कि नरेंद्र मोदी एक जगह भाषण देते थे और 6-6, 7-7, 20-20 जगह पे वो नरेंद्र मोदी एक साथ दिखाई देते थे। तो इस तरीके का जो प्रयोग जो चाय पर चर्चा, तो ये पूरा का पूरा एक जो है पूरा सिस्टम जो है एजेंसी के हाथ में चला गया है। वो चुनावी रणनीति बनाते हैं, उसके हिसाब से नेताओं को चलना पड़ता है। बाकी काम जो है कार्यकर्ताओं का है तो वो आप केवल वोट डालने के लिए जाइए, घर से निकालिए और बाकी समय घर पे बैठे रहिए, आराम कीजिए। यहाँ के ये कमजोरी का फायदा चाहे तो कांग्रेस उठा सकती है, लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी ये है कि उनके नेतृत्व में ही वो क्षमता नहीं दिखाई दे रही है कि इस तरीके का कोई तो उनको तो हम देखते हैं कि जब लिस्ट जारी होती है विधानसभा की तो वो कहते हैं कि सिंधिया का नंबर तो 13वें नंबर पे, 17वें नंबर पे, इसकी चिंता करते हैं वो, बजाय इसके कि स्टार प्रचारकों की चिंता कर लें कि भैया इनके हैं तो हमारे उस टक्कर में जाएं। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं हो तो इस तरीके की बातें करते हैं। यदि सिंधिया उनके साथ उनके स्टार प्रचारक हुआ करते थे, और रमेश शर्मा जी को भी याद होगा, हमने भी देखा अपनी आंखों से, जब शिवराज सिंह की जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सभा हो रही है, चुनाव चल रहा था, उनका बाई इलेक्शन था, उस चुनाव में शिवराज सिंह के अलावा यदि सबसे ज़्यादा भीड़ यदि किसी नेता ने खींची थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, या उमा भारती जो एक अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा कोई और नेता वहाँ भीड़ खींचने वाला नहीं था शिवराज सिंह के सामने। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के वो बड़े कद के नेता थे, भीड़ जुटाऊ नेता थे। सुरेश पचौरी की सभा करा दीजिए, ज्योतिरादित्य की सभा करा दीजिए, तो कई गुना ज़्यादा भीड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में होगी। ये स्थितियाँ हैं यदि दोनों नेता आज बीजेपी में है उसके बावजूद। तो निश्चित तौर पर वो बड़े कद के नेता थे, उनको संभाल नहीं पाई कांग्रेस, तो नुकसान वो झेल रही है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, कई बार ऐसा भी इसलिए भी कर दिया जाता है कि किसी नेता के कारण आपको लगता है नुकसान हो सकता है, आप उसको डायरेक्ट कह नहीं सकते कि आप क्षेत्र छोड़कर चले जाइए, घर बैठ जाइए, गलत मैसेज है, तो उसको स्टार प्रचारक बना के ऐसे इलाके में उसकी ड्यूटी लगा दो कि पूरे चुनाव तक वो अपने क्षेत्र में ही ना आए। निश्चित तौर पर मनोज जी, तमाम चीज़ें होती हैं इसी रणनीति के हिसाब से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, स्टार प्रचारक भी इस लिस्ट में उनका नाम शामिल करती है। यदि हम गौरीशंकर बिसेन का नाम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं कि उनको संतुष्ट करने के लिए आप उनको टिकट लायक नहीं समझा आपने, और आप स्टार प्रचारक में, क्योंकि एक क्षेत्र में, एक समाज में भी एक मैसेज देना होता है कि देखिए आप हम सम्मान दे रहे हैं, तक प्रभाव है, छिंदवाड़ा तक प्रभाव है उनका, लेकिन एक मैसेज देने का भी काम होता है। चाहे भूरिया को रखने की बात हो, चाहे बिसेन को रखने की बात हो, या गोपाल भार्गव को रखने की बात हो, जातिगत समीकरण भी साधे जाते हैं मनोज जी, कि जातियों को किस तरह से प्रभावित किया जाए कि हाँ आपका भी पार्टी में सम्मान है। जैसे नहीं है कि भाई यदि जिस तरह के आरोप लगते हैं, चाहे कांग्रेस पे लगते हो, चाहे बीजेपी पे कई बार लग जाते हैं कि बाकी जाति की उपेक्षा हो रही है, तो ये जातिगत समीकरण रहते हैं और अपने क्षेत्र में उनका प्रभाव रहता है, तो उसका फायदा भी पार्टी को मिलता है। और एक तो उनका मान सम्मान बढ़ जाता है कि मैं स्टार प्रचारक हूं, उसके नाते बहुत और दूसरे काम भी होते हैं जो कि पब्लिक को नजर नहीं आते हैं कि भाई यदि स्टार प्रचारक है, किसी और नेता को लेकर आना है, उसकी सभा करानी है, तो स्टार प्रचारक को भेज दीजिए, जो खर्चा नहीं जुड़ता है, तो बाकी के ले जाने लाने का काम भी बहुत कुछ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एडजस्टमेंट करने के लिए भी आपको सूची में शामिल करना पड़ता है। जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, मान सम्मान देने की बात हो, तमाम तरह की होती है। जो शर्मा जी भी कह रहे थे, कई बार पूजा की सुपारी होती है कि बिठा दिया आपको, आपकी जितनी उपयोगिता है, आपका सम्मान भी बन गया, आपके साथ जो समर्थक आए, यदि वो कांग्रेस से आए हैं तो उनका भी सम्मान बढ़ गया कि हमारा नेता स्टार प्रचारक है।
क्योंकि कांग्रेस जिस तरह के मुद्दे भी उठाती है कि जिस तरह से कांग्रेस में हमने देखा कि नंबरों से गिनती होती है कि राहुल गांधी के पास में कौन बैठ रहा है, नीचे कौन बैठ रहा है और दूर कौन, सेकंड लाइन में कौन बैठ रहा है, तो ये सब किस लिए होता है? ये सब मान सम्मान के और कार्यकर्ताओं के लिए होता है। तो उसी तरह से कई बार एडजस्ट करना पड़ता है। हालांकि जो मैंने पहले भी कहा था, प्रभु जी ने भी कहा है कि स्टार प्रचारक तो नरेंद्र मोदी हैं, वो मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे, बाकी के स्टार प्रचारकों की ज्यादा कोई महत्वपूर्ण रोल है नहीं है इस चुनाव में। जिस तरह से लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी की, उनके नाम पर जो स्टार प्रचारक भी हैं, लोकप्रिय नेता हैं, वो भी उन्हीं के नाम पर अपने अंक बढ़ा लेंगे। लिस्ट नहीं भेजी तो फिर आरोप लगेगा कि देखिए आपके पास तो 40 लोग भी नहीं, इतनी बड़ी पार्टी के पास। ये भी एक बड़ा संकट रहता है। बहरहाल वक्त इतना ही है। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के तमाम सारे दिग्गजों की लिस्ट जारी हो गई है जिन पर चुनावी बेतरनी पार कराने की मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी है, खासतौर से जो बीजेपी टारगेट लेके चल रही है 29 की 29 सीट। और स्टार प्रचारकों की सूची के पहले हम देख रहे हैं जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के पहले से बीजेपी ने पूरा मध्य प्रदेश को मत दिया है। बड़े बड़े नेताओं के दौरे हो रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद वीआईपी सीटों पर जा रहे हैं। कभी वो छिंदवाड़ा में रहते हैं, कभी वो राजगढ़ में रहते हैं, रोज़ रोज़ नए जिलों में जा रहे हैं। खुद संगठन के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो भी मोर्चा लिए हुए हैं। और ऐसे में ये 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बढ़ाने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की जो लिस्ट आएगी उसमें कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे और उनका उपयोग पार्टी कहाँ और कैसे करती है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।